हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपको 2025 के बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिया गया है कि रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि युग्मज किसे कहते हैं और यह कैसे बनता है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रजोनिवृत्ति क्या होता है। देखिए क्या होता है कि स्त्रियां जो होती हैं उनमें 40 वर्ष की अवस्था आने तक, ठीक है ना, उनकी जो मध्यचक्र की जो क्रिया होती हैं वह धीरे धीरे कम हो जाती है ना, यानी समाप्त होने के कगार पर चली जाती है। और 40 से 50 वर्ष की अवस्था तक जाते जाते यह मध्यचक्र पूर्णतः जो है समाप्त हो जाता है, यानी उनमें आपको मध्यचक्र की क्रियाएं पूर्णतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, यह होता है रजोनिवृत्ति में कि अंडाशय में जो शुक्राणु होते हैं, है ना, अंडाशु में क्या होते हैं बाबू, जो शुक्राणु होते हैं वह अंडाणु के निकलने से धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे उनकी यह 40 वर्ष की जो अवस्था होती है वहां तक यह अनियमित हो जाता है, और 50 वर्ष की अवस्था तक जाते जाते यह क्या होता है, समाप्त हो जाता है। चलिए हम परिभाषा को देख लेते हैं, परिभाषा कहता क्या है। यहाँ परिभाषा कह रहा है बाबू कि स्त्रियों में लगभग क्या है, स्त्रियों में लगभग 40 वर्ष, ठीक है ना, 40 वर्ष की आयु में मध्यचक्र अनियमित हो जाता है। मतलब 40 वर्ष के अवस्था तक आते आते उनमें जो शुक्राणु हैं, अंडाणु जो होता है बाबू वह क्या होने लगता है, कम हो जाता है। जो अंडाशय में अंडाणु होते हैं वह क्या होने लगते हैं, कम हो जाते हैं, और धीरे धीरे या अचानक समाप्त हो जाता है ना। यह स्थिति एस्ट्रोजन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है, तो ये एलएचएस और एलएचएस और एफएसएच दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, इनकी कमी होने लगती है जिससे एस्ट्रोजन की भी कमी हो जाती है। एस्ट्रोजन भी यह जो है कि हार्मोन है जो एलएचएस और एफएसएच के उपस्थिति में इसका निर्माण होता है, और यही क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे उन्हें मध्यचक्र की अनियमित क्रियाएं हो जाती हैं, अर्थात उनमें बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और अंडाणु भी धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये अंडाणु की जो अनियमितता मध्यचक्र होता है यह 40 वर्ष की अवस्था तक ही होता है, लेकिन यह पूर्णतः समाप्त कब हो जाता है, 40 से 50 वर्ष की अवस्था तक जाते जाते पूर्णतः समाप्त हो जाता है। उसके बाद से कहता है रजोनिवृत्ति के पश्चात स्त्रियां गर्भधारण करने में असमर्थ हो जाती है। बात वही है, मैंने बताया ना कि स्त्रियां जो गर्भधारण करने की क्षमता होती है वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है, यानी वो समाप्त हो जाता है, इसलिए प्रजनन क्षमता भी समाप्त हो जाता है। इसके ठीक विपरीत, अब देखिए इसके जो विपरीत आप चलेंगे पुरुषों में, तो पुरुषों में क्या होता है कि शुक्राणु निर्माण अंतिम समय तक होता रहता है, किंतु उसकी मैथुन क्षमता आयु के साथ साथ कम होती चली जाती है। देखिए मनुष्य में जो है ना शुक्राणु जो उत्पन्न होता है वह उसके मरने की अवस्था तक होते रहता है, लेकिन उसकी मैथुन की जो क्षमता होती है वह उम्र के साथ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए उनके शुक्राणु का जो निर्माण होता है यह उनके अंतिम समय तक होते रहता है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, युग्मज किसे कहते हैं और यह कैसे बनता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे युग्मज जो होता है बबुआ आपको दो तरह से होता है। एक जो होता है आपको एक मादा अगुणित होता है ना, एक तो आपका मादा अगुणित हो जाता है, दूसरा नर अगुणित होता है, और जब ये दोनों मिलता है ना तो दो अगुणित आपको मिल जाते हैं, है ना, दो अगुणित मिल जाते हैं, और इनके मिलने से शुक्राणु में अंडे का निषेचन शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग युग्मज कहते हैं, अर्थात उसको जाइगोट के भी नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण हो जाता है जब दो पुरुष, स्त्री और पुरुष यानी नर और मादा, जब दोनों में आपस में क्रियाएं होती हैं तब जाकर के यह आपका जो है कि युग्मज का निर्माण होता है, अर्थात नर के भी शुक्राणु मिलते हैं और मादा के भी शुक्राणु मिलते हैं, दोनों के शुक्राणु मिलते हैं, तो एक क्रियाएं होती हैं जिससे युग्मज का निर्माण होता है। ठीक है, उसमें देखिए क्या होता है, परिभाषा कह रहा है कि शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन होने पर युग्मज बन जाता है।
मैंने बताया कि अगर मान लीजिए ये आपका मादा हुआ है, एक नर जो है अगुणित है, दूसरा है मादा अगुणित है। जब ये दोनों का युग्मज होगा तो क्या बनेगा, आपका द्विगुणित बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्विगुणित बन जाएगा। और जब द्विगुणित बनेगा तो युग्मज का निर्माण कर लेगा, है ना। और इस युग्मज में बार बार विभाजन होकर एक भ्रूण बन जाता है ना। भ्रूण की जो समस्या होती है ना, भ्रूण जो उत्पन्न होता है वह कैसे होता है, तो बार बार युग्मज माने जो बनता है उससे भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूणपोष केंद्रक में वृद्धि होकर बीज का भ्रूणपोष बन जाता है। यानी क्या करता है कि यह जो बार बार जो क्रियाएं होती है निषेचन की ना, वह क्या करता है, जो भ्रूणपोष होता है उससे केंद्रक में वृद्धि होने लगता है। और जब केंद्रक में वृद्धि होता है तो बीज का भ्रूणपोष बनना शुरू हो जाता है, अर्थात वह बन करके तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद कहता है कि उचित समय पर अंडे के साथ साथ शुक्राणु का जब वहन फैलोपियन नलिका में होता है तो उस समय मिलन होने पर दोनों के संलयन द्वारा युग्मज बन जाता है। समझ रहे हैं ना। क्या होता है कि उचित समय जब आता है, जब शुक्राणु होते हैं तो शुक्राणु जब दोनों व्यक्ति के मिलते हैं, नर और मादा के, तो फैलोपियन नामक नली में चले जाते हैं। फैलोपियन नामक नली में चले जाते हैं। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि युग्मज जो बनता है वह किस नली में जाता है। आपका जो ऑप्शन होगा या क्वेश्चन का आंसर जो होगा आप कहेंगे फैलोपियन नलिका या फैलोपियन नली होता है। उसमें जब चला जाएगा युग्मज तब वहां पे जाकर कि आपका युग्मज का निर्माण होगा, और युग्मज का निर्माण होगा तभी बच्चा का संभावना उत्पन्न हो जाता है। अर्थात वहां पे बच्चा जो है वो भ्रूणपोष में पैदा होना शुरू कर देता है, अर्थात बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू 3 नंबर में, उसको हम लोग देख लेते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। और इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगता है या इस क्वेश्चन में कोई चीज ऐसी समझ में नहीं आती है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और बायोलॉजी का जब अगला क्लास दिया जाएगा तो उसमें क्लियर कर दिया जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, ये कुट फल के बारे में उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है, कुट फल क्या होता है, जैसे हमने आप जानते होंगे पार्थेन फल एक ऐसा मतलब फल है जो एक ही बार जो है कि फल देता है और फिर उसके बाद दोबारा वो फल नहीं देता है। जैसे में केला हो गया, ये पार्थेनफेलिक फल है जो एक ही बार क्या करता है बाबू, आपको फल देता है, फिर दोबारा यह फल नहीं दे पाता है। परंतु यहां कह रहा है कि कुट फल के बारे में उदाहरण सहित बताना है। तो यहां परिभाषा है कि वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है। मतलब जो फल आपको अंडाणु से नहीं होते हैं वह किससे होते हैं, तो पुष्पों के माध्यम से होते हैं। जैसे नाशपाती हो गया, है ना, स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी को या फिर जो है कि सेब हो गया, सेब जो होता है ना वह, इसको हम लोग देंगे मांसल पुष्पल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें आपको अधिकतर दिखाई देता है कि सेब जो है गुद्दा ही गुद्दा दिखाई देता है, बहुत कम जो है कि उसमें बीज मिलते हैं, है ना, इसलिए इसको मांसल फल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि वह फल जिसका विकास अंडाशय से नहीं होता है, मतलब इनका विकास कभी भी अंडाशय से नहीं होता है, जिनका विकास जो है कि पुष्प के माध्यम से होता है, पुष्प के माध्यम से फल आते हैं उनको हम लोग जो है कि कुट फल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जैसे नाशपाती और सेब हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है आपका कि अनुकूलन क्या है और इसका वर्णन करिए, है ना। तो अनुकूलन का अर्थ क्या होता है, तो अनुकूलन का मतलब यही होता है कि जिस प्रकार का वातावरण होगा, है ना, उसी प्रकार से अपने आप को ढाल देना, वही आपका अनुकूलन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में कोई जीव रहता है या कोई जंतु रहता है तो अपने को गर्मी के मौसम में गर्मी की तरह ढाल देता है कि मुझे उसी प्रकार से रहना है। जैसे आप देख लेते हैं ऊंट को, ऊंट ही जो होता है बाबू वो अपने इस वातावरण के अनुसार जो है अपने आप क्या करता है, ढाल लेता है, और उसमें क्या रहता है, वो जीवित रहता है। तो उस पर्यावरण के अनुकूल मतलब वो रहता है, उसी के अनुकूल वह जीता है, उसी को अनुकूलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले के जिराफ होते थे, पहले जो जिराफ होता था तो पेड़ छोटा छोटा हुआ करता था, इसलिए वो छोटा होता था। जिराफ जो था ना पहले वो छोटा था, लेकिन बाद में जैसे जैसे जो है पेड़ बड़ा होते गया उन्होंने अपने गर्दन को ऊंचा करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे
उनका गर्दन ऊंचा होते चला गया तो उनका जो है कि कद क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो वो क्या था, उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल दिया। तो ये पर्यावरण के अनुकूल जो उसने ढाला वही क्या होता है, अनुकूलन होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। एक बार परिभाषा देख लेते हैं कि अनुकूलन क्या है, इसका वर्णन करें तो सफलतापूर्वक जीवित रहने तथा प्रजनन करने हेतु किसी जीवधारी का अपने वातावरण के अनुकूल ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। मतलब वातावरण जिस प्रकार से होगा, जैसे मतलब मौसम होगा, जिस प्रकार से रहने की जो क्षमता आपको देगा और उस प्रकार से हमें जीवित रहना है और उस प्रकार से अपने आप को ढालना है, वही आपका अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, चलिए, परंतु अनुकूलता का प्रयोग किसी ऐसे लक्षण के लिए भी किया जाता है जो उसी जीवधारी को अपने पर्यावरण के अनुकूल बढ़ाने में मदद करता है। यानी मैंने कहा कि जैसे जिराफ जो है ना बाबू, अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढालने का प्रयास किया और उसने अपने छोटे कद से फिर बड़ा कद बनाया, तो ये पर्यावरण के अनुकूल ढालने का प्रयास कर दिया। वही आपका जो है कि उसमें उसके पर्यावरण ने उसको मदद किया कि तुम्हें उसी प्रकार से ढलना है, तो उसने वो ढल गया, है ना। पर्यावरण कहा नहीं, लेकिन खुद को ढालने का प्रयास किया। पर्यावरण तो बदला, लेकिन साथ में जीव जंतु अपने आप को उस श्रेणी में ढालना शुरू कर दिया। उसी को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। जैसे हम लोग ये भी देखते हैं, डायनासोर की प्रजातियां विलुप्त हो गई। क्यों विलुप्त हो गई? क्योंकि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को नहीं ढाल पाए, इसलिए वो विलुप्त हो गए। और अनुकूलन का मतलब जिन्होंने अपने वातावरण के अनुसार से ढालना शुरू कर दिया, अनुकूल रहना शुरू कर दिया, वही हमारा अनुकूलन हो गया। ठीक है ना। मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और 12th क्लास के जितने भी छात्र हैं जो बायोलॉजी से कोर्स को लिए हुए हैं, है ना, सिलेबस जो बायोलॉजी से मेन सिलेबस जो उनका बायोलॉजी है, तो वो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, ताकि जो है कि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और ये 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए छानबीन करके, जांच करके हमने आपको दिया है, ताकि यह 2025 में आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाला है, मतलब यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब बायोलॉजी में हम लोग कुछ क्वेश्चन को किया जाएगा, बायोलॉजी में कुछ जानने का प्रयास किया जाएगा, तो उसमें आपको इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन मिले, जो भी संबंधित आपको इसमें डाउट आ रहा है, वो आप जरूर जाके कमेंट में करके बताइएगा कि आपको इसमें कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया। हम आपको अगली वाली वीडियो में उसको क्लियर करेंगे, तब आगे की क्लास को किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।